सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 23 अक्टूबर। और आज हम सभी 23 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों का रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास के क्वेश्चनों का रिविजन करना जरूरी है। तो पहले मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो बीमेंस T20 वर्ल्ड कप है 2024, ये भी किसने जीता है। तो ये जीता साथियों न्यूजीलैंड ने, जबकि हराया किसको था फाइनल में, तो साउथ अफ्रीका को। और इसका मेजबान देश कौन सा था, तो यूएई। 50वां भी अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली जो पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है, ये कौन बनी है, तो बाला देवी। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका आयोजन अभी कहां पर किया गया है, तो गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप के अंदर। भारतीय सेना के जो सुदर्शन चक्र कोर है, इसने भी कहां पर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर। कोयला सचिव पद मैंने आपको बताए थे, जो कि अभी नए कौन बने हैं, तो विक्रम देव दत्त। वी उमाशंकर का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, इनको भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। तन्मय कुमार की बात करें तो इनको पर्यावरण वन एवं जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसमें सचिव बनाया गया है। सुब्रत गुप्ता की बात करें तो इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। पुनीत कुमार गोयल, इनको भी राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका सचिव बनाया गया है। और मैंने आपको एसएससी के भी नए अध्यक्ष बताए थे, जो कि कौन बने हैं, तो एस गोपाल कृष्णन। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है, इसके भी जो नए महानिदेशक है, ये कौन बने हैं, तो सुरेंद्र कुमार बागड़े। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत से भी रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का जो पहला देश है, ये भी कौन सा बना था, तो मॉरिशस। दीपिका कुमारी ने भी तीरंदाजी विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किसे आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, तो ये मिस्र को किया है। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो नए अध्यक्ष है, ये कौन बने हैं, तो अभ्युदय जिंदल। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया जाना है। और कब, तो 2025 के अंदर। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों को जो पहला क्वेश्चन है, ये इंडेक्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है 2024, इसमें भारत की जो रैंक है, ये क्या रही है। तो इसमें साथियों अपने प्यारा जो भारत है, ये 165 देशों में 84वें स्थान पर रहा है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार क्या है कि इस साल भारत जो है, ये 165 देशों की रैंकिंग में 84वें स्थान पर रहा है। आप लोगों से साथियों ये पूछे कि ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग पहले शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में। तो 3 शीर्ष स्थान वाले देश देखें तो पहले पे साथियों हांगकांग है, दूसरे पर है सिंगापुर, और तीसरे पर स्विट्जरलैंड देश है। जबकि आखिरी स्थान पर जो है, ये 165वें स्थान पर वेनेजुएला है। अब बात करते साथ हम लोग अन्य महत्वपूर्ण रैंकिंग के बारे में। तो मैं एक बार आपको सारी की सारी रैंकिंग रिवाइज करा देता हूँ। तो जैसे कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई थी, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो 105। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाई थी, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो 39। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो 129। यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा 2 रैंकिंग जारी की जाती है। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 134 रही थी, और दूसरी जारी की जाती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें भारत की जो रैंक है, ये 108 रही थी। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत की जो रैंक है, ये 42 रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 159 रही थी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो 85। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 126 रही है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक रही है 10। वैश्विक यात्रा में परिवर्तन सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 39। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, तो इसमें भारत की रैंक 116 है।
और जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में बात करें तो 5वीं है। आई होप साथियों को सारी की सारी जो रैंकिंग है ये क्लियर होगी। अब हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों हम लोग से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो पुलिस स्मृति दिवस है ये कब मनाया गया है। तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो भारतीय पुलिसकर्मी है इनकी शहादत को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साथ ही 21 अक्टूबर 1959 में क्या है कि चीन के साथ सीमा पर हुए एक हमले में शहीद हुए जो पुलिसकर्मी है इन्हीं के लिए ये समर्पित है दिवस, जो कि हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब एक बार साथ हम लोग अक्टूबर महीने के सारे डेज को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे दिनों से हमने डेज को रिवाइज नहीं किया है। तो एक बार आप लोग फटाफट से रिवाइज कीजिए। जैसे कि मैंने आपको इस बार 1 अक्टूबर से 3 दिवस पढ़ाए। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल कॉफी डे। और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। इसके बाद मैंने आपको 2 अक्टूबर से भी 2 दिवस पढ़ाए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया स्वच्छ भारत दिवस। इसके बाद पढ़ा था मैंने 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर से भी इस बार हम लोग 2 दिवस पढ़े हैं, एक तो वर्ल्ड टीचर डे और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस है ये भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ ही ये और याद रखिएगा, ये तो होगी वर्ल्ड टीचर डे की बात, लेकिन अगर आप लोग से राष्ट्रीय टीचर डे की बात करें यानी कि नेशनल टीचर डे की, तो ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 7 अक्टूबर को मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड कॉटन डे। 9 अक्टूबर को पढ़ाया था वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को मनाया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और नेशनल जो पोस्ट डे है ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को मैंने आपको पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को इस बार मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। वैसे तो साथ जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के दूसरे शनिवार को और दूसरा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार जो मई का दूसरा शनिवार है ये 11 मई को पड़ा था, तो इस बार 11 मई को मनाया गया एक बार तो, और दूसरी बार ये मनाया गया 12 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को मैंने आपको पढ़ाया था कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब आज का साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय भरोसा योजना है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये शुरू की जाने के साथ तेलंगाना सरकार के द्वारा। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तेलंगाना सरकार ने क्या है कि अभी घोषणा की है कि वह जल्दी राष्ट्रीय भरोसा योजना को लागू करेगी। और इस योजना का साथ ही उद्देश्य क्या है, तो जो राष्ट्रीय भरोसा योजना है इसके तहत प्रति एकड़ 7500 रुपए देगी सरकार किसानों को। अब बात करते साथ हम लोग पहले तेलंगाना के बारे में। तो पहले हम लोग तेलंगाना के स्टैटिक फैक्टर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को भी रिवाइज कर लेंगे। तो याद रखिएगा तेलंगाना का जो गठन है ये 2 जून 2014 को हुआ था। मुख्यमंत्री अभी बने थे यहाँ के रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल भी नए बने थे जिष्णुदेव वर्मा। जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 33 जिले हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 17। राज्यसभा की सीट कितनी है तो 7, जबकि विधानसभा की सीटें कितनी है तो 119। और यहाँ पर साथ ही विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीट कितनी है यहाँ पर तो 40। अब हम लोग एक बार तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने अक्टूबर महीने के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि साथ ही मैंने आपको पढ़ाया था कि 17 सितंबर को अभी प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था तेलंगाना सरकार ने। मोहम्मद जो सिराज है इनको भी तेलंगाना राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है। और अभी जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा जो राज्य है ये कौन सा बना था तो तेलंगाना भी बना था। अब आज के चौथे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का साथ आपको जो चौथा क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित है, और इसी अभ्यास के बारे माध्यम से मैं आपको सारे के सारे अभ्यास रिवाइज कराऊंगा। हालांकि साथ ही मैंने आपको कल भी सारे के सारे अभ्यास रिवाइज कराए थे, तो एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अभी जो नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास है इसका जो आयोजन है ये भारत और ओमान के बीच में कहां पर हुआ है। तो ये साथ जो नसीम अल बहर अभ्यास है जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत और ओमान के बीच में हर साल आयोजित किया जाता है। और ये साथ ही बारी बारी से आयोजित किया जाता है। एक बार तो ये आयोजित किया जाता है ओमान के अंदर और एक बार ये भारत के अंदर आयोजित किया जाता है। तो इस बार 2024 में क्या है कि ये भारत के अंदर आयोजित किया गया है। और कहां पर तो गोवा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस अभ्यास में साथ ही भारत की तरफ से किसने भाग लिया है तो एक आईएनएस तरीकंद ने और एक डोंडिगो समुद्री गश्ती विमान ने।
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत और ओमान के बीच समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। हालांकि साथियों, जो नसीम अल वैन नौसेना का अभ्यास है, ये कब शुरू हुआ था? तो 1993 के अंदर। अब बात करते साथियों हम लोग अन्य अभ्यास के बारे में जो कि भारत और ओमान के बीच में किए जाते हैं। तो याद है कि साथियों, भारत और ओमान के बीच में कुल 3 युद्धाभ्यास किए जाते हैं। एक तो मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था कि अभी अल नजा किया गया था। दूसरा अभी आज ही पढ़ा है, नसीम अल वैन। और एक और आयोजित किया था जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा। अब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। ये सारे के सारे युद्ध अभ्यास मैंने आपको कल भी रिवाइज कराए थे। एक बार आप लोग फटाफट से रिवाइज कीजिए जल्दी मेरे साथ। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लेमेते अभ्यास है, ये भारत और सीशल के बीच में हुआ था। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। मैत्री अभ्यास की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। होपेक्स अभ्यास की बात करें तो भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच में हुआ है ये। नोमेडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो भारतीय वायुसेना ओमान की वायुसेना के बीच में हुआ है। कारगिल तो 2024 की बात करें तो इसका इस बार 8वां संस्करण था, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में उत्तराखंड के अंदर किया गया है। और मालाबार युद्ध अभ्यास ये क्वाड देशों के बीच में किया जाता है, जिसमें 4 देश शामिल है। एक तो अपना प्यारा भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान और चौथा है अमेरिका। इन चारों देशों के बीच में ये युद्धाभ्यास किया जाता है मालाबार, जो कि कहां पर किया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर ही। अब बात करते साथ हम लोग ओमान के बारे में। तो पहले मैप में लोकेशन देखिए आप लोग ओमान की। ओमान साथियों को जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, मैंने ब्लैक कलर से भी मार्क कर रखा है। ये आपका ओमान। ओमान की जो सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है। एक तो इस साथ साझा करता है यमन के साथ, दूसरी ये जो सीमा है ये सऊदी अरब के साथ बनाता है, और तीसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है यूएई के साथ। यहाँ की राजधानी पूछे तो ये मस्कट। और यहाँ के सुल्तान कौन है? तो हैतम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान है। अब आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 21 अक्टूबर 2024 को इनमें से किस योजना ने अपने 8 साल पूरे कर लिए? तो ये जो साथी योजना है ये उड़े देश का आम नागरिक। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल 21 अक्टूबर 2024 को क्या है कि अभी जो क्षेत्रीय संपर्क योजना है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, इसने अभी 8 वर्ष पूरे कर लिए। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो देश के वंचित क्षेत्रों में हवाई यात्रा की सुविधा को क्या है कि बढ़ावा देना। हालांकि साथ ये जो उड़े देश का आम नागरिक योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 21 अक्टूबर 2016 को। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है कि वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। अब इसी में साथियों आप लोगों को एक क्वेश्चन और याद रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसने अभी 2 अक्टूबर 2024 को अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए। तो ये आप लोग और याद रखिएगा। अब आज के 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का साथियों को जो 6वां क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। आज मैं साथियों को 2 राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन साथियों इन्हीं 2 क्वेश्चन के माध्यम से पिछले 6 महीने में मैंने आपको जितने भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए, वो मैं आज आपको सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा। तो उनको भी आपको ध्यान से देखना है। तो पहले आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि हाल ही में जो लुओंग कुओंग है, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ये बन चुके साथियों वियतनाम देश के। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल वियतनाम ने क्या है कि अभी सोमवार को जो सैन्य जनरल है जिनका नाम है लुओंग कुओंग, इनको अभी अपना नया राष्ट्रपति चुना है। और ये जो साथी लुओंग कुओंग है, ये कब तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे? 2026 तक। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने टो लैम का स्थान लिया है। अब बात करते साथ हम लोग पहले वियतनाम के बारे में। तो मैप में वियतनाम की लोकेशन देखिए। जितना भी साथियों को ऑरेंज कलर में ये हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, यह वियतनाम। वियतनाम की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये हनोई। वियतनाम में करेंसी के चलती है तो वियतनामी डोंग। और यहाँ के अब नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो लुओंग कुओंग। अब एक बार साथ हम लोग हाल ही में नियुक्त राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को देख लेते हैं। तो मैंने अभी साथियों को पढ़ाया था कि श्रीलंका के भी नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो अनुरा कुमारा दिसानायक है। श्रीलंका की मैंने अभी आपको नई प्रधानमंत्री बताई थी जो कि हरीनी अमर सूर्या बनी थी। सीरिया के भी नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो मोहम्मद गाजी जलाली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जाफर हसन। थाईलैंड के भी नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है पेंतुक टान सिनाबात्रा।
और जापान के भी अभी मैंने आपको नए प्रधानमंत्री बताए थे, जो कि कौन बने थे, तो शिगेरू इशिबा। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी जो प्रोबोवो सुबियांतो है, ये किस देश के राष्ट्रपति बने? ये बने भी साथियों इंडोनेशिया के। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल तो 20 अक्टूबर 2024 को क्या है कि जो प्रोबोवो सुबियांतो है, इन्होंने भी इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और प्रोबोवो सुबियांतो की बात करें तो पहले ये 2019 से लेकर 2024 तक जो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, जिनका नाम है जोको विडोडो, इनके अधीन इन्होंने 26वें रक्षा मंत्री के रूप में काम किया है। और अब ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। बात करते हैं हम लोग इंडोनेशिया के बारे में, तो मैप में लोकेशन देखिए। जितना भी साथ आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो यह जकार्ता। लेकिन साथ ही यदि आप लोगों को ऑप्शन में राजधानी जकार्ता देखने को ना मिले तो आप लोग नूसंतारा पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है ये नूसंतारा हो गई है। और ये कहां पर है, तो बोर्नियो आइलैंड पर। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये भी साथियों भी हाल ही में किसी न किसी देश के नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला है कि मैं आप पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन बने वो आपको सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा। तो मोहम्मद गाजी जलाली का नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ही क्वेश्चन में। ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो सीरिया के। क्लाउडिया शिनीबाम का नाम याद रखिएगा आप लोग। ये भी पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की बनी है, तो ये बनी साथियों मैक्सिको देश की। जाफर हसन का भी नाम मैंने अभी आपको पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। ये भी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड की भी मैंने अभी आपको नई प्रधानमंत्री बताई थी पिछले क्वेश्चन में, ये कौन बनी थी, तो ये बनी साथियों पेंतोकतान शिनावात्रा। खाली आप लोग शिनावात्रा नाम याद रख लीजिएगा, जो कि थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई है। कामिल मधुरी की बात करें, यह भी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, तो ये साथियों ट्यूनीशिया देश के। कैस सैयद की बात करें, यह भी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी साथियों ट्यूनीशिया देश के बने हैं। गीतानास नौसदा की बात करें, यह भी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने थे लिथुआनिया देश के। आइसलैंड के भी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, नाम इनका हल्ला टॉमस डॉट है। और क्रिस्टन जो मिशन है, ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो एस्टोनिया देश के। अब आज के 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों लोग से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है, तो ये साथी कोई और देश नहीं है बल्कि अपना प्यारा भारत ही है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी अखिल भारतीय जो टेनिस संघ है, इसने सोमवार को पुष्टि की है कि भारत जो है ये फरवरी 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। जिसमें साथ ही पहले एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की जो शुरुआत है ये 3 फरवरी 2024 से तमिलनाडु के चेन्नई से होगी। और ये जो एटीपी टूर्नामेंट है ये 100 स्तर का टूर्नामेंट होगा। इसके बाद साथ जो दूसरा टूर्नामेंट है एटीपी चैलेंजर, ये बेंगलुरु की होगा 10 फरवरी से। तीसरा कहां पर होगा, तो महाराष्ट्र के पुणे में 17 फरवरी से। और सबसे आखिरी वाला जो चौथा है ये नई दिल्ली से होगा 24 फरवरी से। इसी में साथ आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि इनमें से जो 3 है शहर चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे, ये टूर्नामेंट एटीपी 100 स्तर की मेजबानी करेंगे। जबकि जो दिल्ली है ये चौथे टूर्नामेंट एटीपी 75 स्तर की मेजबानी करेगा। और इसी में साथ जो 100 स्तर की मेजबानी करने वाले देश हैं, इनको कितनी इनामी राशि दी जाएगी जीतने पर, तो $17,500 की। जबकि 75 स्तर की जो टूर्नामेंट है एटीपी, इनको कितनी इनामी राशि दी जाएगी, तो $11,200 की। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी बंगाल की खाड़ी में उठे जो चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है दाना, इसका जो नाम है यह भी किस देश ने रखा है, तो ये जो साथी दाना चक्रवाती तूफान है इसका जो नाम है यह भी सऊदी अरब ने दिया है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों अभी मौसम विभाग ने क्या है कि जानकारी दी है कि जो दाना चक्रवाती तूफान है यह अंडमान सागर से उठा हुआ है। और ये 30 अक्टूबर को क्या है कि बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचेगा। और तथा 24 अक्टूबर को क्या है कि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से इसके टकराने की संभावना है।
तूफान का यदि आप लोगों से नाम पूछे कि दाना के दिया किसने, दाना मैं आपको बता चुका हूँ जो कि सऊदी अरब ने दिया है। और इसका मतलब क्या है दाना का, तो उदारता। और स्थिति क्या है इसकी, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अंडमान सागर से उठा है और 30 अक्टूबर को क्या है कि बंगाल की खाड़ी पे के पास पहुंचेगा, जबकि 24 अक्टूबर को ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास टकराएगा। अब आज का 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोग इस 10वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी यातायात निगरानी के लिए जो सिटीजन सेंटिनल ऐप है ये लॉन्च करने वाला अभी तीसरा जो राज्य है ये कौन सा बन गया है। ये राज्य बना सा तो तीसरा केरल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी केरल के जो मोटर वाहन विभाग है इसने सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि नागरिकों को वास्तविक समय में यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। और केरल जो है ये भारत का तीसरा राज्य है जिसने सिटीजन सेंटिनल ऐप को लागू किया है। इसके पहले साथ ही दो राज्य और कौन कौन से हैं जो कि सिटीजन सेंटिनल ऐप को लागू कर सके, तो पहला था छत्तीसगढ़ और दूसरा कौन सा था, तो उड़ीसा। अब हम लोग साथियों केरल से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जो केरल राज्य ये टॉप पर था। केरल का मैंने आपको साथ ही कोझिकोड शहर के बारे में बताया था, जो कि भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर घोषित किया गया था। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसका इस बार 70वां संस्करण था जो कि केरल के अंदर आयोजित हुआ था। और इसमें से जो पल्लू थूरती बोट क्लब है इसी के द्वारा संचालित जो करिचर चुंदन है इसी ने नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का खिताब जीता था, जो कि 70वां संस्करण था। बात के पहले मैंने अभी आपको सुपर कैपेसिटर प्लांट के बारे में बताया जिसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो केरल के अंदर ही। और बात की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जिसका नाम पवना चित्रा, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर। ये आज के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है 2024, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है। इसका दोस्तों जो आयोजन है ये गोवा के पणजी के अंदर किया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है ये 20 अक्टूबर 2024 को अभी गोवा में शुरू हुई है। और इस चैंपियन में क्या है कि विभिन्न राज्यों के एथलीटों ने भाग लिया है। बात करते दोस्तों हम लोग केरल के बारे में, सॉरी गोवा के बारे में। तो गोवा की पहले मैप पे लोकेशन देखिए। ये साथ आपको मैप में गोवा दिखाई दे रहा होगा, जो कि भारत के दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरी इसकी जो सीमा है ये कर्नाटक राज्य के साथ लगती है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है, तो PS श्रीधरन पिंडई और राजधानी यहाँ की पणजी। ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी दूसरा जो सेना कमांडर सम्मेलन है 2024, इसका जो पहला चरण है ये भी कहां पर आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के साथ ही जो PDF है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।